रूस दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया है जिसका मानना है, जिसने कहा है कि उसने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसने वो उसको इजाद कर लिया है और ये जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें कारगर साबित हुई है। रूस ने अपने कोविड-19 वैक्सीन को स्पुतनिक 5 का नाम दिया है। रूस ने यह भी दावा किया है कि वैक्सीन के लिए 20 देशों से 1 अरब डोज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है। रूस ने यह भी कहा है कि लेकिन हाँ, जो दुनिया भर के और देश हैं, काफी देश जो हैं, उनके वैज्ञानिक और देश रूस की वैक्सीन पर संदेह जता रहे हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस का पहला टीका बनाने की जगह कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी, असरदार और सुरक्षित टीका बनाना ज्यादा अहम है। यानी इस होड़ में नहीं आना चाहिए कि पहले हमने बनाया, जैसे हमारे यहां भी होता है कि ब्रेकिंग न्यूज, तो बजाय इसके कि मतलब पहले हमने बनाया कि होड़ में आए, आप एक बढ़िया ऐसा टीका बनाएं जो असरदार हो। बहरहाल, वहीं जर्मनी के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कहा है कि यूरोपियन यूनियन में क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही दवा को मंजूरी दी जाती है। रूस ने हालांकि तो कहा है कि वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में कारगर साबित हुई है, लेकिन अभी तक फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स का कोई डेटा पब्लिश नहीं किया है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि अभी तक तीसरे स्टेज का ट्रायल नहीं हुआ है। इसमें हजारों लोगों को शामिल किया जाता है जो ये साबित करते हैं कि ये टीका कितना सुरक्षित है और वास्तव में कैसे काम करता है, कितना काम करता है और काम करता भी है या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन के अलग अलग लोगों पर साइड इफेक्ट्स की स्टडी भी की जानी चाहिए। मेरे साथ है डॉक्टर पुनीत बेदी। आप कोरोना को लेकर हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, बहुत विस्तृत जानकारी रखते हैं आप पूरे मसले की। आप सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेदी, हमेशा की तरह अपना वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं रूस की जो वैक्सीन पर, क्या ये देशों के बीच और डब्ल्यूएचओ के बीच, डब्ल्यूएचओ और बाकी देश और रूस एक तरफ में प्रतिष्ठा की लड़ाई है, या वास्तव में जरूरी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है? मैंने काफी कोशिश करी, कल से बहुत ज्यादा पब्लिश डेटा अवेलेबल नहीं है और ये थोड़ा सा अजीब सी बात है कि नॉर्मली साइंटिस्ट या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस साइंटिफिक पब्लिकेशंस में अपने रिसर्च पब्लिश करते हैं, फिर उसके बारे में जनरल प्रेस में बात होती है। लेकिन ये पॉलिटिशियंस अनाउंस कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को खुद लगवा दिया और लगवाया है ये इंजेक्शन, और एक काइंड ऑफ कंपटीशन हो रहा है कुछ देशों के बीच में। आई थिंक ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई इतनी कोई यूनिक चीज नहीं है। तकरीबन अगर दुनिया में कोई 100 सेंटर्स में वैक्सीन बन रहा है तो वो 3-4 टेक्नोलॉजीज हैं जिनके आसपास बन रहा है। वो कोविड वायरस है, एटेन्यूएटेड है, या आरएनए डीएनए का मॉडल बना के उसके ऊपर से इम्यूनिटी जनरेट कर रहे हैं। और सेफ्टी और एफिकेसी दोनों वायरस की इवेल्युएट करने का बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको कुछ महीनों में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस समय शायद कुछ पब्लिसिटी, कुछ ये ज्यादा है कि उसको हर बंदा ये कुछ कोशिश में है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं क्लास में, पर उसकी कितनी अहमियत है मुझे मालूम नहीं। पर और वैक्सीन आ भी जाएगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और एफिकेसी, बट कोई भी वैक्सीन, कोई भी अगर साइंटिफिक काम हो रहा है तो इट इज वेलकम, बट उसका सोर्स अभी स्टडी करना पड़ेगा कि क्या एफिकेसी और सेफ्टी है उसकी। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसके पास इस वैक्सीन की जानकारी नहीं है और रूस की वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी खतरनाक साबित हो सकती है। वही बात जो डॉक्टर बेरी भी कह रहे हैं, हमने भी कहा कि फर्स्ट आना क्लास में या ब्रेकिंग न्यूज, हम पहले हैं, ये खतरनाक साबित हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि किसी भी कोविड-19 वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से किसी भी संस्थान से अप्रूवल के लिए डेटा की जो समीक्षा है वो जरूरी होता है। किसी भी वैक्सीन की परख के लिए रिगरस सेफ्टी रिव्यू और इवैल्यूएशन की जरूरत होती है, जैसा हमारे मेहमान बता रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक रूस ने उसके साथ वैक्सीन और इससे जुड़े टेस्टिंग के प्रोसेस की जो प्रक्रिया है कोई जानकारी साझा नहीं की है। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिनमियर ने कहा कि अगर किसी वैक्सीन को थर्ड फेज के ट्रायल के बगैर
उसके प्रोडक्शन का लाइसेंस दिया जाता है तो वो खतरनाक साबित होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक हैं, उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने वाले किसी भी देश को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये वैक्सीन जो है ये सुरक्षित है, महफूज है जिनको लगेगी उनके लिए, और डब्ल्यूएचओ ने उसकी सिफारिश की है। डब्ल्यूएचओ ने पिछले हफ्ते रूस को चेतावनी दी थी कि उसे सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को लेकर टीके के ट्रायल के सामान्य तरीके से नहीं भटकना चाहिए। डॉक्टर बेदी, मेरा ये कहना है कि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि उन्हें खुशी है कि एक नया कैंडिडेट आया है वैक्सीन लेकर, लेकिन ये बातें भी साथ साथ कही हैं। क्या डब्ल्यूएचओ एक फाइनल अथॉरिटी है या डब्ल्यूएचओ के बिना भी कोई मुल्क अगर कोई वैक्सीन डेवलप करता है तो ट्रायल्स के लिए जा सकता है? क्या ये मैंडेटरी है कि डब्ल्यूएचओ की जो स्टैंप है वो लगवाई जाए? पहली बात, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ का रोल क्या है इस पे, मतलब कोई मैंडेटरी है या वॉलंटरी? थ्योरेटिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसमें कम से कम जो पैंडेमिक्स हैं, ये कॉमन बीमारियां हैं जो सारे देश में होती हैं, उनका एक ओवरसीइंग अथॉरिटी है। और डब्ल्यूएचओ की सेफ्टी की अथॉरिटी से बाकी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ खुद में बहुत काफी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फंडिंग ज्यादा यूएस से आती थी पहले, अब नॉर्थ यूरोप से आती है, तो उनके अपनी लिमिटेशंस हैं। पर हाँ, किसी और अथॉरिटी के मतलब के एब्सेंस में अभी डब्ल्यूएचओ को ही हम सॉर्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, बट सबकी लिमिटेड अप्रोच है। लेकिन इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है रशियंस ने वो बहुत अच्छे से नहीं करी। नॉर्मली आजकल इंटरनेट के जमाने में एक दो दिन में इजीली पब्लिश किया जा सकता था और हमको इसकी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। बाकी डब्ल्यूएचओ इज एटलीस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिनका अप्रूवल लोग सीख करते हैं ताकि उसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी और सेफ्टी की कुछ गारंटी मिले। इस टाइप की और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल की नहीं है इस समय। मैं एक बात और मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं, अगर वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी नहीं मिलती है और जैसा रूस का कहना है कि 1 अरब डोज का ऑर्डर आ चुका है उसे और अमेरिका ने भी फंडिंग बंद कर दी है, तो मतलब वो बिना डब्ल्यूएचओ की मंजूरी के आगे जा सकते हैं, तब क्या होगा? अब मुझे लगता है कंट्री वाइज अपनी अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि कौन डब्ल्यूएचओ अप्रूवल की वेट कर रहा है और कौन पॉलिटिकल या साइंटिफिक इमरजेंसी, ये भी नहीं पता कि चलते हुए काइंड ऑफ सारे प्रोसीजर्स को थोड़ा शॉर्टकट करके जल्दी से वैक्सीन देना चाहते हैं। और वैक्सीन भी कोई संजीवनी तो नहीं है, कोई सुपर सोल्यूशन नहीं है, इसका भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अभी के करंट 2020 के जो स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी और एफिकेसी के, अगर उसको 100 साल पहले से कंपेयर करें तो शायद स्मॉल पॉक्स और बाकी के वैक्सीन कभी वो स्टैंडर्ड्स पास ही नहीं करते। हमको मालूम है उनसे काफी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी शुरू में, लेकिन इवेंचुअली स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड बट टुक 100 years और मोर। तो ये कुछ महीने में एक वैक्सीन तैयार हुआ है और शायद कोई भी सेंसिबल हेल्थ अथॉरिटी बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं लेगी इसको अडॉप्ट करने की। राइट जी, मैं आगे बढ़ता हूं। रूसी वैक्सीन के भारत में आने के 2 तरीके हैं। अगर भारत आती है तो उसके 2 तरीके हैं। सीडीएससीओ यानी द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रूस को भारतीय आबादी पर लेट फेज ह्यूमन ट्रायल के लिए कह सकता है। भारत से बाहर तैयार होने वाली सभी वैक्सीन के लिए यह जरूरी होता है। लेट फेज ह्यूमन ट्रायल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैक्सीन का असर आबादी के जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं उन पर अलग अलग हो सकता है, एथनिसिटी के मुताबिक भी हो सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में सीडीएससीओ लेट फेज ट्रायल के बिना आपातकालीन इमरजेंसी मंजूरी दे सकता है। यह कहा जा सकता है कि वो रूस में ह्यूमन ट्रायल से जुड़े सुरक्षा प्रभाव के डेटा से संतुष्ट है। ये कहा जा सकता है, ये कह के। दूसरा तरीका यह है कि रूस की वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में हो। सभी तरह की बीमारियों के करीब 50% वैक्सीन अभी भारत में ही बनाए जा रहे हैं, सभी तरह की बीमारियों के 50% पूरी दुनिया का।
ऐसी उम्मीद है कि जो नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन का बड़ा हिस्सा जहां तैयार हो रहा है उनका भारत में प्रोडक्शन किया जाए। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले से ही टीकों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने के लिए डेवलपर्स के साथ करार कर चुकी है। दूसरी भारतीय कंपनियों ने भी इस तरह के करार किए हैं। हालांकि भारत में अभी रूसी टीके बनाने के लिए कोई करार नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। डॉक्टर बेदी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, बिल गेट्स, WHO, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके दावों को देखते हुए और रूस का जो है कि हम तो पहले आ गए हैं और चलते रहेंगे, किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और भारत कहाँ है इसमें? नहीं, इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। इंडिया एक बार एज आई सेड कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका जो प्रोसेस है ट्रायल्स का और सेफ्टी का वो कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग है, उसमें समय लगता है। लेकिन एक बार कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो हम बहुत जल्दी ही लाखों करोड़ों वैक्सीन बना सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन और पेटेंटिंग और कॉस्ट जो है वो किसी भी एजेंसी से आ सकती हैं, किसी भी वेस्टर्न एजेंसी से आ सकती हैं, रशियन या चाइनीज एजेंसी से। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि मास लेवल की ट्रायल्स इंडिया में होंगे या साउथ अमेरिका में होंगे। ये थोड़ा सा डेंजरस लगता है क्योंकि कोई भी अपनी पॉपुलेशन को एक्सपोज नहीं कर सकता पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के। जो वैक्सीन लगता है वो परफेक्टली हेल्दी आदमी को लगता है और जैसे आपने बताया एज, एथनिसिटी, जेंडर के हिसाब से उसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमारा कंट्री फेज 3 या फेज 4 ट्रायल्स के लिए बहुत रेडी पॉपुलेशन प्रोवाइड कर सकता है जो ज्यादा कंप्लेन भी नहीं करेगी। इन्फॉर्म कॉन्सेंट का इस कंट्री में खास प्रोसेस नहीं है और पिछले बार चाहे HIV वैक्सीन थी, चाहे हमने पिछले 30-40 साल में देखा है कि इंडिया फोकस है ऐसे ट्रायल्स का जो अभी थोड़े बहुत ज्यादा और किसी जो ट्रायल यूरोप में या अमेरिका में नहीं हो सकता वो इंडिया, कोलंबिया या साउथ ईस्ट एशिया में हो सकता है। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा कड़े मापदंड रखने चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट ना हो इस एक संजीवनी के इंतजार में। और एपिडेमिक का एक अपना प्रोसेस चल रहा है और उसको कंट्रोल, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट वो चलते रहना चाहिए और बहुत ज्यादा हमें वैक्सीन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, स्पेशली जिसकी वर्ल्ड वाइड एफिकेसी और सेफ्टी प्रूव नहीं हुई है। कोई जल्दी नहीं है हमें वैक्सीन ट्रायल्स करने की, ये मेरा मानना है। जी।